Hello friends, welcome to our channel. This time we are discussing about the topic of Russia and Ukraine war. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो हमारे दो एक्सपर्ट्स राहुल झा और अभिषेक सिंह इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक जनरल डिस्कशन करेंगे। राहुल जी प्लीज। हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहले वो पॉइंट ये है कि क्या रसिया ने जो ये आक्रमण किया है उन्होंने आत्मक्षम किया है या उसने जबरदस्ती किया। एक्चुअली ये मेन पॉइंट है। तो अभिषेक का मानना है कि ये रसिया ने आत्मक्षम किया है, तो वो अपना पॉइंट डिस्कस बताएंगे। प्लीज आप बताइए अपना पॉइंट। एक्चुअली ये जो पूरा सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, मैं ये मानता हूँ पर्सनली, और भी बहुत सारे विश्लेषक ये बात मानते हैं कि ये यूक्रेन की स्टबर्नेस की वजह से हुआ है। इट वाज अ वेरी नॉर्मल इशू। रशिया ने एक कंसर्न रेज किया यूक्रेन से कि आप नाटो में नहीं मिलेंगे। नाटो एज यू नो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उस एज वी ऑल नो दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर टिल नो, अब हट गया कोल्ड वॉर कहने की बात अलग है, बट स्टिल वी नो दैट दीज आर द टू पोल्स ऑफ आवर वर्ल्ड। तो एक पोल का दूसरे पोल को इंस्टिगेट करना हमेशा वॉर की तरफ ले जाता है। ये हम आप अभी और हिस्ट्री में पहले भी देख चुके हैं। यहां पर जो केस स्टार्ट हुआ, रशिया ने यूक्रेन से अपने कंसर्न्स रखे कि यूक्रेन को नाटो में नहीं मिलना चाहिए, सो दैट यहां पर ये जो एरिया है, इस एरिया पे शांति बनी रहे। बट यूक्रेन बीइंग स्टबर्न, आई वुड से दीज हार्ड वर्ड, बट यूक्रेन बीइंग स्टबर्न, उसने इस बात को नजरअंदाज किया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने वेस्टर्न अलाइज पे बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिसका अभी हम देख पा रहे हैं कोई भी वेस्टर्न अलाइज इसके यहां पर साथ नहीं दे रहे हैं। सो रशिया का अपने बॉर्डर्स को सेव करना एक जेन्युइन कंसर्न है। उसने ये बात डिप्लोमेटिक उठाई, और जब डिप्लोमेटिकली इसका हल नहीं मिला तो थोड़ा अग्रेशन किया। आई नो एट दिस मोमेंट, जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, उस टाइम बहुत बड़ी स्केल पे वॉर जा रही है, जहां तक की उम्मीद रशिया को भी नहीं थी। इवन रशिया वहां जाकर फंस गया है, बट स्टिल अगर आप स्टार्टिंग की बात करें कि जहां से चीज स्टार्ट हुई थी, तो वहां पर रशिया उतना गलत नहीं है। सेकेंड थिंग, रशिया के साथ जो अब ट्रीटमेंट हो रहा है, रशिया एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर है। रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया है, एज यू नो, इकोनॉमिक उस पर एम्बार्गो लगा दिया गया है। और इवन नरेटिव वॉर में भी रशिया को पीछे, पूरा वर्ल्ड मिलकर नरेटिव वॉर में रशिया के पीछे पड़ चुका है। रशिया के सारे चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। रशिया का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, ना तो सोशल मीडिया पे, ये ट्विटर जो कि सारे यूएसए बैक्ड हैं, यहां पे भी नहीं आ रहा है। सो रशिया इट्स काइंड ऑफ बौखला गया है इस समय। अब वो बौखला गया है, और ये किसी भी कंट्री के लिए जेन्युइन है। हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ जैसे कि अभी आप एक एग्जांपल बिल्कुल रिसेंट देना चाहूंगा कि श्रीलंका ने चाइना को एक तमिलनाडु कोस्ट के पास पे एक छोटा सा पोर्ट लीज पे देने की कोशिश की, एंड इंडिया बीइंग प्रोएक्टिव श्रीलंका पे इतना प्रेशर दिया कि श्रीलंका को वो डील कैंसिल करनी पड़ी। ये डिप्लोमेटिकली हो गया तो ठीक था, अच्छी बात है। यही अगर वो नहीं मानता श्रीलंका, तो इंडिया को और हार्श कदम उठाने पड़ते। सो दैट वाज माय पॉइंट। मेरा ये मानना है कि यहाँ अगर हम प्रिंसिपली बात करें, तो चूंकि यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, तो उसको पूरा हक है कि वो नाटो ज्वाइन करे या यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करे। और अगर किसी स्टेट को इससे नाराजगी है या वह चाहता है कि ना करे, तो ये डिप्लोमेटिक होना चाहिए, अच्छे रिलेशंस बना के, जैसे हमने बनाए हैं, और जैसे अपने नेबर कंट्री हमारा भी कंसर्न है, जैसे उन्होंने म्यांमार से बनाए हैं, या जैसे हमने अभी बनाया कि वोट नहीं किया, ये सब चीज होती है। लेकिन ये दौस दिखाना कि तुम नहीं ज्वाइन करोगे बिकॉज कि मुझे एक संभावित खतरा है, और उस संभावित खतरे के लिए मैं अभी तुम पे आक्रमण कर दूंगा, मुझे लगता है कि ये प्रिंसिपली सही नहीं है। ये तो सीधा सीधी एक दादागिरी है कि अगर आपके पास पावर है और आप रोक सकते हैं तो आप रोक रहे हैं। अगर यहाँ मान लीजिए प्रोएक्टिव चेंज कर दीजिए, एक सिनेरियो समझिए कि यूक्रेन रशिया के बराबर का देश होता, मान लीजिए अमेरिका है यूक्रेन के, तो रशिया का रोक पाता उस अमेरिका को। अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन के पास भी जैसे 200 परमाणु बम हम लोग को पता है कि था उनके पास, और बाद में उन्होंने सबमिट कर दिए, तो अभी जो रशिया एक कर रहा है, तो क्या अगर उनके पास परमाणु बम रहता या मिलिट्री कैपेबिलिटी सेम रहती, उस स्थिति में अगर यूक्रेन कहता है कि हम नेटो में ज्वाइन करेंगे, तो फिर ऐसे क्या करता? ऑब्वियसली रशिया अटैक नहीं करता और जरूर कोई दूसरा माध्यम अपनाता। और यही दिखाता है कि यूक्रेन जो कि कमजोर देश है, और रशिया को पता है कि कमजोर देश है, इसलिए उसने आक्रमण ही किया है कमजोर देश के मुकाबले। और ये प्रिंसिपली रॉन्ग है कि आप एक अपना पावर का ध्वज जमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी कंसर्न है, बट आप चूंकि अब से कमजोर, इसलिए आपने ये रास्ता चुना, और आपका अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली आप जो है कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाते पाबंदी, ये करते, एम्बार्गो लगाते, डिबेट चलते रहता, उसको लंबा घिसते, यू नो। बट सो मेरा पॉइंट यहाँ पर अभी भी फिर से वही है
कि यूक्रेन आज की डेट में, जैसा आपने कहा, कि कमजोर देश है। क्यों कमजोर देश है? क्योंकि उसने 94 में अपने आर्सेनल सरेंडर किए। ये एक स्ट्रैटेजिक भूल थी। अभी तो लग रहा ये बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप इस बात को देख के समझ पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक भूल थी। रशिया बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत पहले से इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाता रहा है, और ये जो उसका पॉइंट है बफर क्रिएट करने का, ये इसीलिए है ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाले 20 से 30 साल बाद रशिया की भी यूक्रेन जैसी कमजोर स्थिति ना हो। जितने भी जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस देखने वाले लोग हैं, वो स्ट्रैटेजी समझते होंगे कि इट्स नॉट मोरल। जब आप देश के अंदर बात करते हैं तो इट कुड बी मोरल प्रिंसिपल, बट इन केस ऑफ डिफरेंट कंट्री आई थिंक दिस इज जेन्युइन। ओके, अब मैं एक बफर जोन पे कोई बात बोलना चाहता हूँ। जैसे अभिषेक ने कहा कि रशिया बफर जोन क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अमेरिका बफर जोन क्रिएट करना चाहता है, चाइना बफर जोन क्रिएट करना चाहता है। लेकिन ये बफर जोन का जो सुविधा है ना, ये सिर्फ गिने चुने देशों के पास अवेलेबल है, क्योंकि ये छोटे छोटे देशों ने बफर जोन अफोर्ड कर सकते, ठीक है। तो ये जो पावरफुल नेशन है, जो अपने पड़ोसी को धमका सकते हैं, वही ये सब बफर जोन क्रिएट करते हैं। इंडिया कहाँ बफर जोन क्रिएट करता है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री कैसे बफर जोन क्रिएट करेंगे? तो मुझे लगता है कि देखिए, सिविलाइजेशन जो है अभी बफर जोन का कंसेप्ट है कि हमें बफर जोन क्रिएट करेंगे, बट अगर हमें फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो ये बफर जोन का कंसेप्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बफर जोन का कंसेप्ट का सिर्फ मतलब है कि आप अपना पड़ोसी को किसी भी कंडीशन में धमका के उसको अपने टर्म पे डिक्टेट करना, ताकि तुम एक बफर जोन बना रहे हैं। लेकिन कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये मेरे हिसाब से? आप धमका करके सामने वाला डिक्टेट कर रहे हैं। अगर एक सोवरेन कंट्री है तो वो अपना नफा नुकसान देखेगा ना। हाँ। कि आपने तो ऐसा रिलेशन बनाई है जिससे वो आपकी तरफ झुकाव, आपकी बात माने, वो एक अलग बात है कि आपकी तरफ बात माने। जैसे कि हमारा श्रीलंका के साथ अभी हम लोगों ने कितना हेल्प किया, क्यों हेल्प किया है? अभी हम अफगानिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तभी हमारा दोस्ती बना रहे हैं। ये तरीका है कि अगर आपको सामने वाला से बात मनवाना है तो एक डिप्लोमेटिक और एक मदद करके, कोई मुद्दा करके, लेकिन डरा के, धमका के आप कब तक डर कर सकेंगे? कब तक? मैं जो आपको वेस्टर्न बायस की बात बता रहा था वो यही है कि ये जो आप डराना और धमकाने की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, मैं आपको अभी गिनती के लीबिया, यमन, ओमान, सबके नाम गिना सकता हूं जहां पर ये चीज ऑलरेडी हो रही थी, बट स्टिल कभी स्विफ्ट से निकालने की बात नहीं हुई। कभी भी इनका इतना बड़ा बॉयकॉट नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका का नैरेटिव वर्ल्ड तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। दैट इज द थिंग जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि रशिया को इस समय दबाया जा रहा है। जो उसने किया वो कोई रेयर ऑफ द रेयर नहीं है, इट्स नेचुरल। ये होता है, ये अभी भी होता है। आप और हम इस चीज को अभी इस बार जब से ये मुद्दा गर्म हो गया है तो आप हम इस बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, और पीपल बहुत ही मोरल की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, बट स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी, ये बहुत प्रैक्टिकल थिंग है। इसमें ये नहीं कर सकते आप कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है या गलत बात है, ऐसा नहीं है। और बफर जोन का सिस्टम, जैसा आपने कहा, वो तब तक रहेगा जब तक ऐसी दो पावर एक दूसरे से कोइंसाइड होती रहेंगी। आगे जाकर भविष्य में, जैसे आपने कहा कि ये बात बदल सकती है, लेकिन वो तभी बदल सकती है जब लोग एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली बिहेव करें। अब रशिया और यूएसए नियर फ्यूचर में, आई डोंट थिंक सो कि अभी ये बफर का कॉन्सेप्ट जाने वाला है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आइडियलिस्टिक सोचे कहां जाएगा फ्यूचर, हमें किस तरफ प्रयास करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। जैसे कि एक अभी कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम सब खत्म कर देना चाहिए। ये है ना कि एक पेसिफिस्ट नेशन में जाएंगे, या हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में इतना हम करेंगे, तो हमारा गोल क्या होगा? प्रिंसिपल, मैं यही बात कर रहा हूं, ये प्रिंसिपल। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में किया, अफगानिस्तान में किया, बहुत सारे किया, और इतना ज्यादा बाइकट नहीं हुआ जी। और ठीक है जी। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, इसका एक रीजन ये है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है और जो अफगानिस्तान कंट्रीज है, ठीक है, लोगों का सिंपैथी इसलिए भी राइज नहीं हुआ इस सब देशों में क्योंकि यहाँ के जो रूलर थे, डिक्टेटर थे, वो किसी तरह से पॉपुलर नहीं थे। कोई वो मतलब कि एक फिर इलेक्शन से नहीं गए थे, वो खुद ही डिक्टेटर थे, वो खुद ही अपने लोगों को मारते रहते थे, ठीक है, आपस में यूज चलता था उनका। तो एक होता है ना कि जैसे कि वहां पे वो नैरेटिव फिट हो गया कि हम बचाने आए हैं। यहाँ वो नैरेटिव इसलिए नहीं फिट हो रहा है क्योंकि यहाँ एक चुनी हुई सरकार है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, एक लोग आए, सब कुछ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ वो नैरेटिव रशिया का जो है कि हम इन लोगों को फ्री कराने आए हैं, वो लोग बाय नहीं कर रहे हैं, और वो लोग बाय भी नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, एक तो कम से कम आप ये तो मानते हैं कि जेलेंस्की कोई डिक्टेटर नहीं है, हाँ। या कोई किसी तरह का एक ऑटोक्रेट नहीं है जो बहुत दिनों से सत्ता में है, लोगों को मार रहा है, ये तो अभी मानते हैं। वो एक चुना हुआ सरकार पहला बार राष्ट्रपति बना है, तो उसमें ये आरोप तो नहीं लगेगा ना कि वो नरसंहार करता है किसी भी आदमी का।
तो यहाँ वो नैरेटिव जो वेस्टर्न मीडिया का है कि कितने भी लोगों को मार रहा है, ये आराम से बाइबल है, बिकॉज ही इज अ जेलेंस्की इज अ गुड मैन। यहाँ ये बात इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर, यू कैन से दिस गुड मैन। गुड मैन आते कैरेक्टर में जाएंगे। जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, तो इससे मुझे दो चीजें याद आई हैं। एक, जैसे आप देख सकते हैं अभी इस समय ईरान, इट वाज अ वेरी फ्लरिशिंग कंट्री, तो वहां पर अमेरिका ने गया यूनिलैटरली बहुत सारे सैंक्शन मारा और अभी वो वॉल पे है, इससे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ा। अफगानिस्तान यू कैन सी, अभी भी आप देख सकते हैं, वहां गया, पूरा फ्लश मचाया, वापस आ गया। बट बीइंग इन यूक्रेन, जैसे कि आपने सुना भी होगा, इस समय बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट चल रहे हैं, दीज ब्लॉन्ड हेयर्स एंड ब्लू आइड, तो इस चीज को मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता। ऑल्दो इट्स वेरी बैड, एक व्यक्ति भी मरता है तो इट्स वेरी बैड, बट इस बात से ये बात जस्टिफाई नहीं होती कि लीबिया के लोग ऑटोक्रेटिक उनके ऊपर होने की वजह से वो लोग मर जाएं, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो मेरे लिए लीबिया और वो दोनों लोग सेम है। तो अगर यूक्रेन में इतनी मौत हो रही है तो वहां पर जितना हो हल्ला होता है उससे आधा तो एटलीस्ट मिडिल ईस्ट या और भी किसी एशियन कंट्रीज में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, एक तो मैं कोई अमेरिका को जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूँ, उसने जो किया ऑब्वियसली गलत किया उसने। जी। और दूसरा ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है कि टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट, ठीक है, तो अमेरिका ने जो किया ऑब्वियसली गलत है, तो बोल रहा हूँ ऑब्वियसली गलत है। लेकिन क्या अभी जो यूक्रेन में जो हल्ला मच रहा है, यूक्रेन की वजह से जो इशू, मतलब कि लोगों का ध्यान गया है और जो सैंक्शंस लगे हैं, मैं इसका इसलिए समर्थन करता हूं कि कहीं ना कहीं, अब ये एक देश यूक्रेन है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ वो एक अलग बात है, उनका क्या रेसिजन तो व्हाटएवर, लेकिन ये एक जो बिग कंट्री को डिटरेंट करने के लिए, जैसे कि चाइना का ताइवान के साथ है, तो ये मैसेज ये भी जाता है कि अगर आप बिग हैं लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ही बदमाशी कर रहे हैं, धौस दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, तो वर्ल्ड बिना लड़े भी, जैसा रशिया जिसका सेक्शन लगा है, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है कि क्रेमलिन बौखला गया है, उनको पता ही नहीं था कितना होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि बिना वॉर किए अगर वर्ल्ड चाहे तो एक कंट्री को कट ऑफ कर सकता है। हाँ। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज इससे आगे जो और भी एग्रेसर लोग हैं, एग्रेसर नेशन है, जो कि धमकाते रहते हैं, जिनको लगता है कि इनको एनेक्स कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये तो होना ही था। ये यूक्रेन के केस में हुआ है। हाँ। मैं इसको सही मानता हूँ, कहीं ना कहीं होना ही है। ठीक है, यूरोप का है, यूक्रेन हिस्सा, वो लोग अपने लोग देखते हैं, ह्यूमन नेचर है, थोड़ा ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, इस पर हम रेसिज्म कभी भी जस्टिफाई नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है कि अपना आदमी को अगर दुख होता है तो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं कंडेम करने के लिए, या और अगर कहीं आपसे दूर हो रहा है या आप उससे नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो आपका कंडेमनेशन थोड़ा तो बिल्टिल होगा। ठीक है, ये एक आइडियलिस्टिक तौर पे ये गलत है ऑब्वियसली। बिल्कुल, जैसे कि आप बिल्कुल आप खुद ही बता रहे हैं कि इन लोगों के एक्शंस अपने ही स्टेटमेंट से पैराडॉक्सियल हैं, ऑब्वियसली गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर भी है कि आपके घर में अगर कुछ होता है और आपके पड़ोसी में होता है तो आपका रिएक्शन वेरी करता है। ठीक है, तो हम इसको ह्यूमन नेचर मानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग कर रहे हैं। अब आगे से चाहे रशिया हो या चाइना हो या कोई और कंट्री हो, अगर उनको सैंक्शन का डर होगा और उनको लगेगा कि वर्ल्ड मिल करके उनको खराब कर सकती है, तो आई थिंक इट विल सेट अ गुड एग्जांपल। आई ऑल्सो होप सो कि मतलब इसके बाद अमेरिका को भी ये मैसेज है और अमेरिका भी आगे ये सब नहीं करे। बट इससे जो परेशानी जो मुझे लगता है अभी इन फ्यूचर आने वाली है वो ये है कि रशिया इज अ बिग पावर। आप उसे अगर इतना पुश करेंगे कि वो अपने लिमिट्स के मतलब उसे अपनी लिमिट्स यूज करनी पड़ जाए, तो उसके पास 6000 से ऊपर का आर्सेनल है। मुझे लगता है ये चीज आगे जाकर, जैसे आपने पूरा इसको साइड कॉर्नर कर दिया है, इट्स अ बिग कंट्री, उसको थोड़ा आपको लेवरेज देना पड़ेगा, थोड़ा आपको स्पेस देना पड़ेगा। वो जो स्पेस आपने ले लिया है, मुझे लगता है इसके आगे जाकर बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। एंड दैट्स इट। तो ये है हमारा कि मेरे हिसाब से रशिया गलत कर रहा है और अभिषेक करना रशिया जो कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। तो आप बताइए आपका क्या व्यू है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर डिस्कशन एंड वी वुड वेरी मच लाइक कि आप अपने कमेंट्स इस पे दें कि क्या करना चाहिए रशिया को, यूक्रेन को, या फिर हम लोग किसी भी तरीके से कि एक नॉर्मल ऑडियंस क्या सोचती है। थैंक यू।